अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। ओके, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आप सबके साथ विजिबल है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, ओके आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है सर। हाउ आर यू? ओके, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लॉजिकल फंक्शंस को समझेंगे कि लॉजिकल फंक्शंस या लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लॉजिकल्स मीन्स जिसमें हम लोग लॉजिक्स इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जब हमारे पास कंडीशंस होती हैं और उस कंडीशंस के पर्सपेक्टिव हमने कोई आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है, तो फिर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर विद इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले आज का हमारे पास ये डेटा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स के अंदर ब्लैंक रोज भी विजिबल हो रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैंक रोज कुछ यहाँ पे विजिबल हो रही हैं डेटा के दौरान। तो ये भी हमारे पास मैसी डेटा के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो इन रोज को किस तरह से हमने रिमूव करना है, वन बाय वन तो हम नहीं करेंगे, छोटा डाटा होगा तो उसमें तो चले हम कर लेंगे, लेकिन जब हमारे पास लार्ज डाटा सेट होता है और उसके दरमियान इस तरह की कोई हमारे पास प्रॉब्लम आए तो उसको हम लोग शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपने इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। लेकिन ये हमारे पास पूरा डाटा भी सिलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ कुछ पार्ट हुआ है, क्योंकि बीच में ब्लैंक रोज भी हैं। तो वो यही अंडरस्टैंड कर रहा है कि सिर्फ इतना ही मेरे पास डाटा का पूरा पार्ट है। तो दोबारा से हम कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे ये जो रो और कॉलम्स की ये मेरे पास यहाँ पे ये सेंटर है, कॉर्नर है, यहाँ पे भी हम डबल टैप करेंगे तो हमारे पास पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल ए हमने प्रेस किया 2 टाइम्स, फिर हमारे पास ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर हो जाएगा। आपने यहाँ पे स्पेशल पे आ जाना है, यहाँ पे बॉटम में स्पेशल नज़र आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि हमने इन ब्लैंक रोज को, चाहे वो रोज हो या कॉलम्स हों, हमारे पास वो ब्लैक होंगे। तो जैसे ही हम इस ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास वो ब्लैंक रोज और ब्लैंक कॉलम्स जो होंगे, जो हमारे डाटा के अंदर अननेसेसरीली मौजूद होंगे, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा से स्टेप में बता देता हूँ कि जब हमारे डाटा के अंदर ब्लैंक रोज या कॉलम्स मौजूद हों, उनको रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए। अगर पहली दफ़ा कंट्रोल ए प्रेस करेंगे पूरा डाटा सिलेक्ट नहीं होगा एक ही वक्त में, तो दोबारा से कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो एक गो टू का हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके लेफ़्ट बॉटम में एक छोटा सा बटन होगा स्पेशल का, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्पेशल के कुछ फंक्शंस या हमारे पास डायलॉग बॉक्सेस अपीयर हो जाएगा। वहाँ पे ब्लैंक की ऑप्शन होगी, उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारे डाटा में जितनी भी ब्लैंक रोज रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, कॉलम्स मौजूद होंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इनको रिमूव करना है तो हम कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिलीट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहले इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट की है वो यही है कि शिफ्ट सेल्स अप, यानी कि जिस तरह ही ये रोज़ जो मेरी ब्लैंक हाईलाइट हुई हैं, इनको मैं डिलीट करूँगा तो ये जो नीचे वाली रोज़ हैं ये अपने आप अपनी जो जगह है वो एडजस्ट कर लेंगी। तो जो उसने हमें यहाँ पे शिफ्ट सेल्स अप दिया है, हम उसी पे सिलेक्ट करते हुए ओके प्रेस करेंगे तो देखें, अब चूंकि ये 4th नंबर वाली रो मेरे पास ब्लैंक आई थी, जब वो हाईलाइट हुई उसको मैंने डिलीट किया तो जो उसके नीचे वाला रिकॉर्ड था ID3 का, वो खुद ब खुद ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। अब हमारे पास इस डाटा के अंदर कोई भी ब्लैंक रिकॉर्ड या रो या कॉलम मौजूद नहीं है। अगर कॉलम भी कोई होगा ब्लैंक वाला तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। जब हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे फिर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, वहाँ पे जाके हम स्पेशल में जाएंगे और ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कॉलम भी अगर कोई
ब्लैंक वर्टिकली होगा वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा हमारे पास मेथड था कि किस तरह से हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए ब्लैंक रोज कॉलम्स को डेटा में से डिलीट करते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि किस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर उसी के साथ इफ़ कंडीशंस का या इफ़ फंक्शंस का किस तरह से यूज़ करते हैं। मैंने आपके साथ फाइल शेयर की हुई है डे 1 से, वही फाइल पे वर्किंग चल रही है। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन स्टेटमेंट ही नाम दे देते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करेंगे और आई एफ। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ आई एफ किया है तो मेरे पास आई एफ इफ़ के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैंने टैब प्रेस किया तो मेरे पास इफ़ का फंक्शन या फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया है। अब वो सबसे पहले आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स ही हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिंपल हम इफ़ का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ़ का मतलब क्या है उर्दू में, अगर। यानी कि जब हम कोई कंडीशन इंप्लीमेंट करें, डिसीजंस के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं और उसी के रिगार्डलेस फिर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी कंडीशन है कि स्टूडेंट के मार्क्स या ग्रेड पता करवाने हैं। अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स 50% से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो पास होगा, लेकिन अगर 50 से कम है तो फिर वो फेल होगा। अब चूंकि वो मार्क्स चेक करने की जो रेशो है, जो कंडीशन चेक करनी है, उसी के परस्पेक्टिव फिर हम लोग पास या फेल के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो वहाँ पे हमारे पास फिर इफ़ यूज़ होता है। तो अभी चूंकि मेरे पास एक ही कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। अब वो कंडीशन क्या है, चलें इस सैलरी की बेस पर हम लोग अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट कर देते हैं। सैलरी वाला कॉलम कौन सा है, ई, और किस रो से फर्स्ट रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ 2। तो E2 को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब E2 पे मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन, अब मुझे वो सैलरी चेक करनी है जो सैलरी क्या है 10,000 से भरी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आगे 10,000। इफ़ उसकी पैरेंथेसिस ओपन हो जाएंगी, वहाँ पे हम अपना एड्रेस रेंज बताएंगे। तो मुझे चूंकि सैलरी वाले कॉलम पे कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है कि जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी 10,000 से ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे फिर मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा, कोमा के बाद। अब ये मेरे पास लॉजिकल टेस्ट इंप्लीमेंट हो चुका है, यानी कि कंडीशन यहाँ पे मैंने लगा दी है कि सैलरी 10,000 से अगर ज़्यादा होगी। तो कोमा के बाद अब वो कह रहा है कि अगर ये वाली आपकी कंडीशन, ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो फिर आपने क्या इंप्लीमेंट या क्या स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करवानी है। सिंपल अगर बात कही जाए तो प्रिंट करवानी है, शो करवानी है। तो ट्रू होने वाली हम यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलें फ़िलहाल गुड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड सैलरी, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे। ओके, गुड सैलरी, ये मैंने बता दिया। ये तब मेरे पास गुड सैलरी लिखा हुआ आएगा जब जिस एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए फिर हम ये गुड सैलरी ट्रू होने के बाद कोमा लगाकर फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ नॉर्मल। चलें बस यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट बंद। अभी चूंकि मेरे पास ये एक ही कंडीशन थी और उसी के पर्सपेक्टिव मेरे पास ये दो स्टेटमेंट्स थी। जब एक कंडीशन मौजूद हो तो फिर उसकी हमेशा दो स्टेटमेंट होती हैं और दोनों में से कोई ना तो कोई एक कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होती है। और जो दूसरी ये स्टेटमेंट है नॉर्मल, ये तब मेरे पास डिस्प्ले होगी जब कंडीशन फॉल्स होगी।
इसको हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये 43,000 है, फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं 50,000। यस, अब यहाँ पे मेरे पास पहला वाला जो रिकॉर्ड आ जाएगा वो नॉर्मल का आ जाएगा, क्योंकि 50,000 से जो भरी जो ज़्यादा सैलरी होगी वहीं पे सिर्फ गुड सैलरी लिखा हुआ आएगा, बाकी पे वो नॉर्मल लिखा हुआ मेरे पास डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास अभी इफ़ स्टेटमेंट कह सकते हैं या फिर इफ़ फंक्शन हमने यूज़ किया है। यस, एग्जैक्टली। कमांड्स आप लोग लेक्चर जो है ना, वो ये एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर या फिज़िकल क्लासेस लें तो हमेशा अपने नोट्स आप खुद क्रिएट किया करें, बनाया करें, ठीक है। साथ साथ सुना करें, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों या फार्मूलाज हों, कमांड्स हों, शॉर्टकट कीज़ हों, उनको लाजमी अपने पास पेन पेपर रखा करें और उस पर लिखा करें। और जो आपके साथ मैंने ये डाटा शेयर किया हुआ है उस पर मैंने कहा है कि मैं ये फार्मूलाज वगैरह रिमूव करके आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप खुद उस पर बाद में अपनी प्रैक्टिस के तौर पर इम्प्लीमेंट करें। सो इज़ इट क्लियर? इफ़ हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास एक कंडीशन हो और उस कंडीशन के पर्सपेक्टिव हमने क्या करना हो, स्टेटमेंट कोई भी एक डिस्प्ले करवानी हो, जिस तरह यहाँ पे हमने गुड और नॉर्मल की अभी हमने स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं जिस भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ उस सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला बार में मेरे पास फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, जबकि यही फंक्शंस या फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम लोग किसी भी सेल पे अपने कर्सर को रखते थे तो वहाँ पे जो लिखा हुआ होता था वही हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू नज़र आ रही होती थी, एनालिस्ट। लेकिन यहीं पे मैं गुड सैलरी पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे ये फॉर्मूला नहीं चाहिए। फॉर्मूला मैंने, ठीक है, फंक्शन का हमने यूज़ कर लिया है, लेकिन बाद में जब हम ये नोटबुक किसी के साथ या ये शीट, ये फाइल किसी के साथ शेयर करेंगे तो हमेशा इन फॉर्मूलाज को रिमूव करने के बाद शेयर की जाती है। तो अब इन फॉर्मूलाज को रिमूव किस तरह से करना है, हम क्या करेंगे, अपने इस सेल को, अपने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जहाँ से फॉर्मूला लगना स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करेंगे। उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे होम बार के अंदर, ये क्लिप बोर्ड वाले में हमारे पास पेस्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट वैल्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे स्पेशल पेस्ट की हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगी। ओके, वैल्यूज़ एंड फॉर्मेटिंग पे हम करते हैं, तो हमारे पास ये अब फॉर्मूला जो है वो रिमूव हो चुका है। फॉर्मूला रिमूव हुआ है लेकिन वैल्यूज़ उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो ये काम हमने करना है कि जहाँ से हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था उस सेल से टिल लास्ट रिकॉर्ड तक हमने सेलेक्ट कर लेना है उस कॉलम को। जिन कॉलम्स पे हमने फॉर्मूला या फंक्शन का यूज़ किया है उसको रिमूव करने के लिए सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट वाली ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू के अंदर आप ये सेकंड वाली जो ऑप्शन है वैल्यूज़ एंड नंबर्स फॉर्मेटिंग पे आप सिलेक्ट कर दें, तो आपके पास वो फॉर्मूला ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यूज़ सेम रह जाएंगी। और उसके अलावा शॉर्टकट की का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने दोबारा से कंट्रोल जी किया, मैंने इसको नीचे तक सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और उसके बाद कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, ऑल्ट एच वी वी, ऑल्ट एच वी वी। तो इस शॉर्टकट की से भी हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
नहीं, हाइड नहीं, वो हमने फॉर्मूला को रिमूव ही करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। प्रोटेक्टेड शीट तो ये है कि आप उस शीट को प्रोटेक्ट कर लेंगे, वो पासवर्ड का यूज़ करते हुए। फिर आप जिस किसी को शेयर करेंगे अपनी शीट, तो फिर आप साथ में पासवर्ड भी शेयर करेंगे, फिर ही वो उस शीट को व्यू कर सकते हैं, उस पर चेंजिंग्स कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला, ये जो शॉर्टकट की का यूज़ करना है, ये फॉर्मूले को रिमूव करेगा। वैल्यूज सेम ही रहेंगी, जो भी उन फॉर्मूलाज का यूज़ करते हुए आउटपुट आई होगी वो वहीं पे विजिबल रहेगी, लेकिन सिर्फ हमने फॉर्मूला को रिमूव करना है। यस, Alt+H+V हमारे पास यूज़ होता है। ब्लैंक रोज को अगर आपने रिमूव करना है तो उसके लिए आपने पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, Ctrl+A। अगर Ctrl+A पहली बार प्रेस करने से पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ तो दोबारा से Ctrl+A को प्रेस करें। उसके बाद फिर आप Ctrl+G शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा। वहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे बॉटम में स्पेशल की एक बटन विजिबल होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन सामने विजिबल हो जाएंगे। उसमें से आपने ब्लैंक वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर आपने ओके कर देना है। तो आपके पास ब्लैंक रोज़ या कॉलम्स दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे आपके पास। फिर आपने Ctrl- प्रेस करना है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगी। उसमें से एक ऑप्शन आप इंटायर रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं रिमूव करने के लिए, और आपके पास एक ऑप्शन आएगी शिफ्ट सेल आपकी, आई थिंक उस पर आप क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास रोज़ और कॉलम्स जो ब्लैंक सेलेक्ट हुई होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। जी हाँ, वो फॉर्मूला आप फिर से बिल्ड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि किस तरह से हमने बिल्ड करना है, तो वो आप दोबारा से काम कर सकते हैं। आपने सिर्फ जब भी ये शीट आपने शेयर करनी है, वो आप पासवर्ड लगाते हैं अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पासवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन आपने जो कॉलम है उसमें से आपने फॉर्मूला रिमूव करना ही करना है, ठीक है। उसमें से आपने फॉर्मूले को रिमूव करना ही है। या फिर यहाँ पे आप हाइड की ऑप्शन अगर आएगी तो वो तो उसमें आपके पास जो है वो कॉलम हाइड हो जाएगा, ठीक है। देखें कॉलम यहाँ पे हमारे पास हाइड हो चुका है। तो जस्ट हमने फॉर्मूले को रिमूव करने के बाद फिर अपनी उस शीट को जो है, क्योंकि बाद में तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वक्त के लिए, तो उसके लिए हमने अपने जो कॉलम है उसमें से फॉर्मूले को रिमूव करना है। देन उसके बाद फिर उस पर जो मर्ज़ी आप इम्प्लीमेंट कर दें, आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर दें, आप पूरी फाइल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी उस पर पासवर्ड आप लगा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। दोनों पे ही आप जौन से मर्ज़ी आपके पास डेटा है आप उस पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ओके नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर, अब यहाँ पे तो मेरे पास एक ही कंडीशन थी इफ़ के अंदर, तो मैंने चले यहाँ पे यूज़ कर लिया इफ़ का। लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास मल्टीपल्स कंडीशन है और उसी के रिगार्डलेस मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, तो फिर हम लोग इफ़ के अंदर ही इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको नेस्टेड इफ़ भी कहा जाता है। अच्छा चलें, यहाँ पे मैं एक दोबारा से कंडीशन लगा रहा हूँ, आई एफ इफ़, ठीक है। और इफ़ में यहाँ पे मेरे पास उसने दोबारा से क्या पूछा है, लॉजिकल टेस्टिंग पूछी है, यानी कि जो हमने उसको कंडीशन बतानी है। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसी की कंडीशन। अब क्या कंडीशन है, सैलरी की ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या बतानी है कि अगर सैलरी जो है वो है ग्रेटर देन, यहाँ पे कुछ, ठीक है 1,13,000 भी है। चलें यहाँ पे मैं फ़िलहाल लगा देता हूँ 1,10,000, ठीक है 1,10,000 पे मैंने एक पहली ये कंडीशन लगाई।
अब इस पहली कंडीशन पे मुझे क्या एग्जीक्यूट करवाना है वो यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ह्यूज अमाउंट। माइक अपना ऑफ कर लें अगर क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब चूंकि मैंने कहा था कि मेरे पास मल्टीपल्स कंडीशंस हैं। अब ये जो पहली कंडीशन है ये यही है कि अगर किसी की सैलरी 1,10,000 से ज़्यादा होगी तो फिर क्या प्रिंट करवाना है, ह्यूज अमाउंट। लेकिन अगर किसी की सैलरी इतनी नहीं है, 1,10,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है और उसकी कम है, तो उसके लिए मुझे एक अलग से कंडीशन लगानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू इफ़ फॉल्स वाले पे आकर मैं दोबारा से यहाँ पे इफ़ का यूज़ करूँगा। अब ये इफ़ के अंदर ही मेरे पास इफ़ स्टेटमेंट दोबारा से आ गई है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये नेस्टेड इफ़ है। मैंने कहा है कि अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, जिनका माइक ऑन है काइंडली देख लें किसका माइक ऑन है, तो माइक अपना ऑफ कर लें, क्योंकि फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे तो उस वजह से फिर आपको में भी हो सकता है बाद में इशू हो। ठीक है, क्वेश्चन है तो वो जिस तरह मैं कह चुका हूँ नो इशू, आप क्वेश्चन कर लें माइक ऑन करके, कोई मसला नहीं है, लेकिन बिला वजह जो है वो माइक अपना ऑन ना रखें। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी पहली कंडीशन है कि अगर सैलरी 1,10,000 से ज़्यादा है तो फिर ह्यूज अमाउंट लिखा हुआ डिस्प्ले हो। लेकिन अगर नहीं है, अगर सैलरी जो है वो मैं अब यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 के बराबर या फिर 50,000 से ज़्यादा है, चलें यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कह दिया है कि 50,000 से ज़्यादा या फिर बराबर है, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया 50,000। फिर मेरे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे चले, मैंने यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नॉर्मल, ओके, नॉर्मल अमाउंट। ओके, यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया नॉर्मल अमाउंट। अब ये मेरे पास यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो फिर नॉर्मल अमाउंट आएगा। लेकिन अगर किसी की 50,000 से भी कम सैलरी है तो उसके लिए फिर अब मैं यहाँ पे कंडीशन इम्प्लीमेंट करूँगा सेटिस्फाइड अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों अपने ब्रैकेट्स बंद करेंगे। बंद करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आया है, सेटिस्फाई अमाउंट्स, और डबल प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक में लिखा हुआ आया है ह्यूज अमाउंट। उसके बाद मेरे पास और किसी में भी नहीं लिखा हुआ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, अब ये फॉर्मूला बेसिकली वर्क किस तरह से किया है, यहाँ पे अब क्वेश्चन होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अमाउंट जो है वो 1,10,000 से भी ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारे पास फिर नॉर्मल अमाउंट भी प्रिंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू देखें तो यहाँ पे मेरे पास 1,13,000 है, यानी कि 1,13,886 है। तो ये वाली कंडीशन इफ़ में पहली कंडीशन हमेशा चेक की जाएगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर उसकी जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी होती है वही एग्जीक्यूट होती है। जिस तरह 1,13,000 मेरे पास 1,10,000 से ज़्यादा था, पहली कंडीशन ट्रू हो गई इफ़ की, तो उसके लिहाज से फिर ह्यूज अमाउंट लिखा हुआ आया। लेकिन वहीं पे उसने चेक किया कि यहाँ पे जो सैलरी है वो ये है 1,06,440, तो 1,06,440 पे आकर वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, नहीं ये 1,10,000 से भरा नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। फिर वो इस वाली इफ़ के अंदर कंडीशन में आएगा कि हाँ 50,000 से भरा है, 1,06,440 50,000 से भरा है, तो इसलिए फिर नॉर्मल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे वो सबसे पहले पहली कंडीशन को चेक करेगा। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर ह्यूज अमाउंट आउटपुट में डिस्प्ले होगा, अदरवाइज फिर वो सेकंड कंडीशन पर जाकर चेक करेगा। तो ये है हमारे पास कि इफ़ का यूज़ करते हुए जब हम मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ करते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं थी आपको, ये एक्सेल की शीट विजिबल है?
ओके ओके, सो क्लियर है ये इफ़ का किस इफ़ के अंदर एक कंडीशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर इफ़ के अंदर ही इफ़ कंडीशन हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इफ़्स भी यूज़ होता है, IFS इफ़्स, जो नेस्टेड इफ़ के ही तौर पर यूज़ होता है, लेकिन वो ज़्यादा ईजी है, बेस्ट है। यानी कि नेस्टेड इफ़ में तो इफ़ के अंदर ही दोबारा दूसरी कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए हम इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो इफ़्स है IFS इफ़्स, उसके अंदर हम दोबारा से इफ़ का यूज़ नहीं करते। उसके अंदर हम मल्टीपल्स फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स इसी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। बस जस्ट हम यहाँ पे फिर इफ़ नहीं लिखते, हम इस इफ़ की जगह डायरेक्टली अपनी सेकंड कंडीशन लिखते हैं IFS वाले इफ़्स वाले। वो इस वर्जन में नहीं है, लेकिन जो है वो वर्क इसी तरह से करेगा जिस तरह से मैंने उसका आइडिया दिया है। मैंने कहा है कि वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में, चलें एक मिनट यहाँ पे भी देख लेते हैं गूगल शीट के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास अब इसी का यूज़ करते हुए लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, ये तो इफ़ थे जो कंडीशन के पर्सपेक्टिव यूज़ होते हैं, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स अभी मैंने नाम लिए हैं उसमें हमारे पास एंड और यूज़ होते हैं। अब एंड और जब हमारे पास दो कंडीशंस एक वक्त में यूज़ हो रही हों, काम इफ़ की तरह का ही है, इफ़ के अंदर ही यूज़ होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ के अंदर हम एक इफ़ यूज़ करते थे फंक्शन, और उसी के अंदर फिर हम अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट करते थे। एक कंडीशन यूज़ हो रही थी, यानी कि अगर और सिंपल बात करूँ तो एक एक्सप्रेशन, ये वाला ये एक एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है फॉर्मूला बार में नज़र आ रही है, ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब हमने एक वक्त में दो एक्सप्रेशंस के दरमियान फ़ैसला करना हो, कंडीशन इंप्लीमेंट करनी हो, तो फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और यूज़ होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल्स कंडीशंस। ओके, मेरी बात समझ आई है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। कॉलम्स के नाम मैं आप लोगों की आसानी के लिए रख रहा हूँ कि ताकि फिर बाद में आप उसी पे वर्किंग कर लें। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये है हमारे पास इफ्स। ठीक है, अब इफ्स में देखें वो आपसे मांग रहा है कंडीशन 1। अब यही जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की थी इसकी, चलें इसी को मैं सैलरी तक की सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है। ओके, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बार पे आके लिखा इफ्स, तो ये मेरे पास ओपन हो गई है ब्रैकेट। अब वो मुझसे पहली कंडीशन मांग रहा है, तो पहली कंडीशन मुझे चूंकि E2 पे इम्प्लीमेंट करनी है, तो उस सेल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, E2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 लाख, सॉरी 1,10,000। ओके, कॉमा, कॉमा के बाद अब उसने मुझसे पूछी है वैल्यू, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होने पे क्या मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ह्यूज अमाउंट। ठीक है, अब उसने दोबारा से कॉमा के बाद हमने वहाँ पे एक्सेल वर्जन 2016 के अंदर मैंने दोबारा से इफ़ का यूज़ किया था, लेकिन IFS इफ्स का मतलब है मल्टीपल्स कंडीशंस का एक ही वक्त में यूज़ करना विदाउट यूजिंग नेस्टेड इफ़। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से, अब ह्यूज अमाउंट के बाद मैं दोबारा पे यहाँ पे अपनी एक और कंडीशन इंप्लीमेंट करूँगा। वो क्या होगी कि E2 में चेक करना है अब कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन
इक्वल टू हो किसके 50,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000। अब अगर जो सैलरी 50,000 के बराबर या 50,000 से ज़्यादा होगी तो उस पर यहाँ पे लिख देना है नॉर्मल अमाउंट, ठीक है। और अदरवाइज अब आगे मुझे और कोई कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं करनी। अगर किसी की सैलरी 50,000 से भी कम हुई तो सिर्फ वहाँ के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेटिस्फाइड, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ ये 2 ही कंडीशंस थी। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे, यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ओके, यहाँ पे मेरे पास नीचे नॉर्मल लिखा हुआ आ चुका था, लेकिन यहाँ पे जस्ट वेट अ मोमेंट, बी ओके, ठीक है। यहाँ पे वो देखें हमें दे भी रहा है कि आप कंडीशन 1 लिखें और उसी की वैल्यू लिखें कि कंडीशन 1 ट्रू होने पे आपने क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है। उसके बाद कंडीशन 2 लिखें, उसकी वैल्यू लिखें। लेकिन हमने यहीं पे यही काम तो किया है। ठीक है, आई थिंक सर कहीं वो फॉल्स वैल्यू तो शो नहीं कर रहा। आपने जो ये फॉल्स वैल्यू लिखी है सेटिस्फाई अमाउंट, इसको एक दफ़ा रिमूव करके देखें, ऐसा ना हो कि ये इफ़ में फॉल्स वैल्यू ना हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे पास वैसे एरर तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसने NaN दे दिया है और ये देखें ह्यूज अमाउंट भी उसने दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पे उसने आई डोंट नो वाई NaN क्यों दिया है उसने। कहीं ऐसा तो नहीं है सर इसमें फॉल्स वैल्यू ना लगती हो आईएफएस के फार्मूले के सर अंदर? ये इसलिए दिया है कि उसमें ग्रेटर एंड इक्वल टू 50,000 है, वो उसको हमें लेस देन एंड इक्वल टू 50,000 करना पड़ेगा। नहीं, वो ग्रेटर देन देखना, फिर उसने यहाँ पे नॉर्मल में भी तो हमें दिया है। ये वाली मेरे पास एक वैल्यू क्या है 50,000 से भरी ये है, तो ग्रेटर है ना? 50,000 भरी के लिए बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट है। लेकिन ये जो लास्ट कंडीशन मैंने लिखी थी सेटिस्फाई, वो हम लोग यूज़ ही उसके लिए करते हैं। वो वाली कंडीशन हम यूज़ ही तब करते हैं कि जब आगे स्टेटमेंट वो तब यूज़ करते हैं जब आगे हमारे पास कंडीशन आगे और कोई ना हो। क्योंकि हो सकता है जिस तरह मैंने 2 कंडीशंस लगाई हैं, हो सकता है कुछ वैल्यूज़ इन कंडीशन के अंदर ना आती हों, तो उनके लिए भी तो हमने कोई ना तो कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है कि जिससे पढ़कर पता चल सके कि ठीक है ये वाली जो वैल्यू है वो इन दोनों कंडीशंस के अंदर नहीं आती। वो जो बट एल्स वाला केस होता है, यस इफ एंड एग्जैक्टली, बट एल्स। ये वर्क इसी तरह से करेगा। अभी यहाँ पे मे भी कोई और इशू हो सकता है, लेकिन ये इफ्स जो है वो वर्क बिल्कुल इसी तरह से करेगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है। क्योंकि बाकियों में देखें उसने बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट डिस्प्ले करवा दी है। जो एक्सेल हम लोगों ने अपने अंदर एक्सेल नेस्टेड इफ का यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट की थी, तो एक सैलरी बिल्कुल हमारे पास ह्यूज अमाउंट ही आ रही थी। ठीक है, तो ये सिर्फ 3 के अंदर ही कोई इशू है, अदरवाइज सेम एग्जैक्ट हो कॉन्सेप्ट इसका हमारे पास यही है इफ्स का। हो सकता है सर फॉल्स फॉल्स वैल्यू ना शो करता हो ये, क्योंकि ये अपने फॉर्मूला बार में फॉल्स वैल्यू भी शो मे नहीं कर बी, रहा। लेकिन समटाइम्स ये इशू हो जाता है। अदरवाइज इससे पहले जब मैंने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है तो तब ये चल जाता है, लेकिन कभी जो है वो इशू हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, एक बार आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों के डाउनलोडेड एक्सेल में ये ना चले तो फिर आप गूगल शीट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आए तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर सर अगर 365 यूज कर रहा हूँ मैं इसको चेक करता हूँ अपने हाँ पास। बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये इफ्स यूज़ हो जाते हैं। सर क्लियर है ये जो कि आपने जी जी। कमांड का ये जो आपने फॉर्मूला बार में कमांड दिया था, हम्म, आपकी शीट खोली हुई है, अगर ये आप मुझे एज इट इज तरह चैट पे पेस्ट करें मैं उसको देखता हूँ। यहाँ पे इसमें अच्छा, नहीं ये वाली कि अभी जो आपने इफ्स उसमें वाली यूज किया। IFS। हाँ हाँ वो एज इट इज पूरी कमांड पेस्ट कीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैंने शेयर किया आपके साथ।
तो जिसमें फॉल्स नहीं होगी वो अकेली इफ होगी, और जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट होगी वो जी हाँ, आईएफएस क्योंकि होगी। जो अमाउंट हमारी दोनों लगाई हुई कंडीशंस के अंदर नहीं फॉल कर रही होगी तो उसके लिए हमने हम्म। एक एंड पे स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। वही जो कॉन्सेप्ट आप ओके। बिल्कुल इफ एल्स का दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका तो हमने वो लिखना है ताकि पता चल सके हमें कि हाँ ये हमारी इन दोनों कंडीशंस के अंदर मौजूद नहीं थी, रिलायबल नहीं कर रही थी। सो अदरवाइज यही सेम कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से इम्प्लीमेंट होगी। क्योंकि अभी आपने देखा इसके सिर्फ 3 सेल्स, या तो हो ना कि पूरे के पूरा फॉर्मूला ही हमारे पास गलत आ रहा हो, सिर्फ वो 3 सेल्स में हमें वैल्यू एरर दे रहा है। सो ओके, क्लियर है अदरवाइज आप लोगों को इफ़, नेस्टेड इफ़ और ये इफ्स का कॉन्सेप्ट? ठीक है। ओके। नहीं सर, वो इसमें 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 भी जो है वो फॉल्स अमाउंट नहीं लगा रहा। फॉल्स अमाउंट की जगह आपने सेटिस्फाइड लिखा था ना? जी। नहीं, वो नहीं, ये आईएफएस में फॉल्स अमाउंट नहीं शो कर रहा। अच्छा चलें, नो इशू, मैं इसको बाद में दोबारा से एक बार आफ्टर द क्लास चेक करूँगा। अगर आंसर आ जाए तो फिर उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओके, डोंट थैंक यू। वरी, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम बिल्कुल यही है हमारे नहीं सर, पास। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जी, कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया ओके आईएफएस गुड। में। चलें अब जल्दी से हम अपना एंड और का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग एंड और का यूज़ करते हैं। अब एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारे पास तब यूज़ होता है जब हमने अपनी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई लाजमी करवाना हो। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इफ़ का ही यूज़ करते हुए इफ़। अब इसमें लॉजिकल टेस्ट की जगह मैं सबसे पहले लिखूँगा ए एन डी एंड, क्योंकि ये एंड भी मेरे लिए, सॉरी, हमारे पास लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब इसमें एक वक्त में यानी एंड की पैरेंथेसिस में हम दो कंडीशंस पास करेंगे। वो दो कंडीशंस कौन सी है? चलें मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट तुमने चेक करना है, डिपार्टमेंट चेक करना है इक्वल हो किसके? यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के। ठीक है, ये मेरी पहली कंडीशन यहाँ पे लग गई है कि C2, चूँकि C2 में डिपार्टमेंट आ रहा है और इक्वल के बाद मैंने बता दिया है वो होना चाहिए सिर्फ फाइनेंस का। और सैलरी यहाँ पे चलें सैलरी को ही ले लेते हैं कि सैलरी मैंने कहा है कि कौन सी हो, इक्वल हो मेरे पास, बल्कि ग्रेटर एंड इक्वल। हाँ चलें अभी सैलरी को ही ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल हो मेरे पास 50,000 के। चलें यहाँ पे साथ में हम देख भी लेंगे ना कि कोई सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन ये है यानी कंडीशन, सेकंड एक्सप्रेशन ये है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एंड लॉजिकल ऑपरेटर इंप्लीमेंट होगा। यानी कि डिपार्टमेंट मेरा लाजमी फाइनेंस का ही होना चाहिए, और अगर उस फाइनेंस के डिपार्टमेंट वाले पर्सन की ही सैलरी 50,000 के बराबर या उससे ज़्यादा हुई तो फिर यहाँ पे मेरे पास जो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी वो, चलिए यहाँ पे मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ ग्रांटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रांटेड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि लाजमी नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट फाइनेंस के ही हों, तो यहाँ पे मैं वेटेड लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें वेटेड लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे ये जो वेटेड है, कंडीशन क्या थी कि मेरे पास C2। अब यहाँ पे देखें मैंने सेल्स को फिक्स भी नहीं किया, ना कॉलम को ना ही रोज को, क्योंकि कॉलम तो चले चेंज नहीं होगा, कॉलम को हम फिक्स कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो इशू नहीं है, लेकिन रोज़ को फिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि रो वाइज वो नीचे टिल लास्ट रो तक चेक करता हुआ जाएगा कि किसका डिपार्टमेंट फाइनेंस का है। अच्छा, ये पहला डिपार्टमेंट फाइनेंस का था, पहली वाली जो कंडीशन थी, जो एक्सप्रेशन था वो तो हो गया ट्रू, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन क्या था कि उसकी सैलरी 50,000 के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी सैलरी तो मेरे पास यहाँ पे 43,000 समथिंग है, तो एक एक्सप्रेशन हो गया फॉल्स। एंड ऑपरेटर में अगर एक भी एक्सप्रेशन या एक भी कंडीशन गलत हो जाए तो ये पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि सेकंड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। यहीं पे अगर आप देखें सेकंड वाला रिकॉर्ड मेरे पास डिपार्टमेंट फाइनेंस का है और सैलरी भी 50,000 से ज़्यादा की है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास ग्रांटेड लिखा हुआ आ गया है। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर का इफ़ के साथ तब ही यूज़ करेंगे जब हमने दोनों एक्सप्रेशंस हमें लाजमन ट्रू चाहिए,
कंडीशन हमारी लाजमी ट्रू होनी चाहिए, फिर हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि डिपार्टमेंट चले फिनांस का हो या फिर सैलरी 50,000 से ज़्यादा जिस मर्जी डिपार्टमेंट की हो, तो अब यहाँ पे क्या बात आ गई है कि दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। अब वो हो सकता है कि डिपार्टमेंट के लिहाज से भी ट्रू कर सकता है कि चलो डिपार्टमेंट अगर फिनांस नहीं है, कोई और डिपार्टमेंट है, उसकी अगर सैलरी 50,000 से भी ज़्यादा की है, तो फिर हम लोग और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि और लॉजिकल ऑपरेटर में ओ आर और उसमें एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो तो हमारी कंडीशन ट्रू ही आती है। सेम यही वाला फॉर्मूला मैं और का यूज़ करते हुए यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ और का यूज़ करते हुए ओ आर और, तो यहाँ पे अब देखें पहला वाला जो था मेरे पास वैल्यू वो सारी की सारी कौन सी आ गई है, सारी की सारी ग्रांटेड की ही हैं। ये और लॉजिकल ऑपरेटर में था। अब सिर्फ वेटेड किसकी है, चलें उसका भी देख लेते हैं कि वेटेड किसकी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स है, लेकिन उसकी सैलरी मेरे पास यहाँ पे कौन सी है, कितनी है, 90,217, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट जो है वो मेरा कौन सा है, सेल्स का है, तो उस वजह से उसने मुझे यहाँ पे वेटेड पे शो करवा दिया है। यस, और इसी तरह यहाँ पे एक और है हमारे पास, डिपार्टमेंट एचआर का है, लेकिन अब चूंकि और ऑपरेटर में मैंने कहा था कि वो किसी भी एक कंडीशन के पर्सपेक्टिव चल सकता है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट फिनांस के अलावा भी कोई हो लेकिन उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, और हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट फिनांस के तौर पर ही चले लेकिन उसकी सैलरी अगर 50,000 से ज़्यादा की नहीं होगी तो हो सकता है वो उस पर मुझे वेटेड भी कह सकता है। तो और ऑपरेटर में वो कोई भी दोनों में से एक एक्सप्रेशन कोई भी अगर ट्रू हो जाए तो हमारे पास आउटपुट ट्रू वाली एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज़ फिर वो अगर दोनों ही एक्सप्रेशन उस पर हमारी जो कंडीशंस लगाई होंगी उस पर नहीं फॉल कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास एल्स के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे पास आज सर ये की थोड़ा क्लास सा के, और वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, एक दफ़ा ठीक फिर है से बताएंगे मैं बता क्योंकि देता हूँ, एंड क्लियर है। जी एंड क्लियर है, ओके, एंड इज और क्लियर, ऑपरेटर उसमें से में कोई बस एक ये exclude सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखें कि और ऑपरेटर जो है वो काम करता है कि जिसमें हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन में से अगर एक भी एक्सप्रेशन सेटिस्फाई है, ट्रू है, तो आउटपुट ट्रू वाली ही एग्जीक्यूट होगी। वो चेक करेगा कि डिपार्टमेंट फिनांस का है सबसे पहले, अगर वो डिपार्टमेंट फिनांस का होगा तो फिर ठीक है, फिर वो सैलरी को चेक नहीं करेगा कि चाहे सैलरी 50 से ज़्यादा हो या बराबर हो या ना हो, फिर वो सैलरी को चेक नहीं करेगा, वो हमारी आउटपुट को ट्रू ही एग्जीक्यूट करवाएगा। हो सकता है कि और वाला ऑपरेटर फिनांस वाले डिपार्टमेंट को इग्नोर कर दे और उसके बाद सैलरी वाले डिपार्टमेंट को देखे। जिस तरह फॉर एग्जांपल उसने डिपार्टमेंट में पहले जाके देखा कि क्या फिनांस का डिपार्टमेंट है, लेकिन एक रिकॉर्ड है कि जिसका डिपार्टमेंट आईटी है, ठीक है, उसने उसको इग्नोर किया, उसने उसी आईटी वाले डिपार्टमेंट वाले पर्सन की सैलरी चेक की कि क्या इसकी चलो सैलरी 50,000 के बराबर या ज़्यादा है, लेकिन उसकी अगर सैलरी 50,000 के बराबर या फिर ज़्यादा वाकई ही होगी तो फिर वो उसको भी क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रांटेड कर लेगा, यानी कि वो कंडीशन भी ट्रू कर लेगा। तो और ऑपरेटर में एक भी अगर दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, डिपार्टमेंट फिनांस का है, सैलरी 50,000 से कम है, हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि सैलरी 50,000 से बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन और ऑपरेटर में डिपार्टमेंट अगर फिनांस का ही है, सैलरी 50,000 से ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो आउटपुट ट्रू एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि और ऑपरेटर का काम ही ये है कि एक भी एक्सप्रेशन उसको ट्रू मिल जाए, वो पूरी की पूरी कंडीशन को ट्रू एक्सेप्ट करता है। लेकिन एंड गॉट ऑपरेटर इट। में दोनों में से एक
भी अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए, हमारी कंडीशन पे सेटिस्फाई ना हो, तो फिर वो पूरी की पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देता है। गॉट इट, ओके थैंक यू। जी हाँ, लिख सकते हैं आप, लेकिन उसमें ये है कि आपके पास कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। इसमें वो वर्क करेगा, सबसे पहले और वाली कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद फिर वो एंड वाली कंडीशन पूरी की पूरी उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इसको आप जो है वो एज अ होमवर्क ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे साथ जो है वो ग्रुप में, कन्वर्सेशन ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए हैं, बहुत आसान है। आगे भी और जो है वो बहुत आसान कॉन्सेप्ट होंगे आगे, जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शंस यूज़ होंगे। इसी तरह सम, काउंट, फिर सम इफ़, काउंट इफ़, एवरेज इफ़, जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होते ही हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर उनका यूज़ करेंगे। और सर ये एक्सेल के कितने और लेक्चर्स हैं अभी? एक्सेल के पास मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक शायद हमारे पास और लग जाए। ठीक है, क्योंकि ओके। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें हमारे पास मुश्किल वाली चीज़ें नहीं हैं। और इसमें हमने एक्सेल के। बिल्कुल स्टैटिस्टिकल यूज़ फंक्शंस का यूज़ करना है, फिर लुकअप्स के फंक्शंस को सिर्फ हमने गो थ्रू करना है, फिर किस तरह से विजुअलाइजेशन की जाती है वो यूज़ करना है। ठीक है, हाँ, पावर क्यूरी का भी यूज़ करते हुए हम यही काम करते हैं। ठीक है, चलें एक लेक्चर में हम लोग पावर क्यूरी को भी ज़रूर देखेंगे और विजुअलाइजेशन किस तरह से करते हैं। फिर पाइवट टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली तो डैशबोर्ड और डाटा को समराइज़ करने के लिए, तो वो भी जी। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर डाटा जस्ट क्लीनिंग की एक दो टेक्निक्स भी रहती हैं, वो लास्ट क्लास में नहीं हो पाई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अच्छा सर, इसमें एक डैशबोर्ड होते हैं कि एक शीट के अंदर डेटा होता है, दूसरी शीट के अंदर फाइल वाली शीट में डेटा चेंज करते हैं, दूसरी शीट के अंदर चार्ट्स रिफ्लेक्ट होते हैं, जी हाँ, और थर्ड शीट के विजुअलाइजेशन अंदर एक अगर हमारे मास्टर पास, डैशबोर्ड बना होता है। हाँ जी, अगर हमारे पास डेटा चेंज होता रहे, यानी कि और डेटा अगर आता रहे, तो अपने पुराने वाले ही रिपोर्ट के अंदर हमने चेंजेस करनी हो तो वो भी होता है हमारे पास। जी। तो जैसे उसके अंदर कॉस्ट कैलकुलेटर्स बने होते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली वो उसमें हम लोग स्लाइसर्स का, फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। जी। केपीआईज भी उनको कहते हैं, क्विकली जी एक्सेस के जी। लिए। सो ओके, क्लियर है। ठीक है, तो ये डेटा सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी हाँ, ज़रूर, वो मैं फॉर्मूलाज वगैरह उसमें से रिमूव करके शेयर करूँगा ताकि आप खुद उसकी उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है ठीक है सर। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग, टेक केयर ऑफ़ थैंक थैंक यू यू। योरसेल्फ, सर, थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।